हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आगे का पार्ट देखने जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी लेक्चर्स एमएससी मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर 4 के डिस्कस किए हुए हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे, क्लास यदि आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो लेक्चर पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। तो आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम क्या देखेंगे? तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के अंतर्गत हम लिमिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन देखने जा रहे हैं। क्या है आज का हमारा टॉपिक? लिमिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपने जितने भी पहले जो लेक्चर्स हुए हैं यदि आपने नहीं देखा है तो एमएससी मैथमेटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाइए और बाकी के अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं उनके आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूशन में क्लास है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यदि हम लिमिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें तो पहले हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि और बाकी चीजें इस एरिया से हमें और क्या क्या कवर करनी है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लेट डेफिनेशन है लिमिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, लेट डी बी एनी सबसेट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, इट मींस कि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन लिए हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में डी कोई क्या है? एक सेट है। ठीक, लेट अगेन वी आर कंसिडरिंग ना, लेट f maps from d to c. It means f be a function. It means f be a function. Okay, and let z naught be a limit point of d. Be a limit point. Be a limit point of d. Okay, a complex number l, then a complex number, note down करिएगा, है ना, a complex number l is said to be limit of a function, is said to be a limit of function f. a limit फंक्शन क्या है? f है क्योंकि हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, limit of a function f as z approaches to, समझाऊंगी मैं, है ना, तो टेंशन नहीं लेना कि समझ में नहीं आया है। as z approaches to z naught, if for each epsilon greater than 0 there is a corresponding delta. There is a corresponding delta. It means for epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0. There is a delta greater than 0 such that corresponding delta greater than 0 such that mod of fz minus l is less than epsilon. ये क्या है? ये हम लिमिट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बोला गया समझेंगे हम लोग थोड़ा सा, लेकिन इसके नीचे और लिख लेंगे वेयर एवर z बिलोंग्स टू d एंड जो हमारा z और z0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? 0 और डेल्टा के बीच का रहने वाला है। तो हम क्या देख रहे हैं? लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन समझने की यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बोला क्या गया है कि c
क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें कोई सेट है, क्या है, डी है, ठीक है। z कहाँ बिलोंग कर रहा है, डी में बिलोंग कर रहा है। अब यदि हमारा जो z है यदि z नॉट की तरफ में अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, तब एक फंक्शन, उस समय हमने क्या किया है, एक फंक्शन को डिफाइन किया है c, तब बोला जाएगा कि l नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फंक्शन f की लिमिट बन जाएगा। इस फंक्शन f की लिमिट तब बनेगा जब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ fz माइनस l is less than what, is less than epsilon, where z belongs to d and z minus z naught, it means the distance between z and z naught कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 और डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि L लिमिट तब कहलाएगी जब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ करस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod of fz minus L is less than epsilon. Is that clear to everyone? क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आई? ठीक है, कहीं पे भी देखो फिर कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ अगेन इसी डेफिनेशन को यदि हम और दूसरी तरीके से समझे, अभी हमने देखा कि z belongs to d, if we are considering that z belongs to d intersection b dash z डेल्टा, हम क्या कर रहे हैं, हम मान करके चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, मान करके चले हैं कि अभी जो हमारा z था वो d में है और d क्या था, d कोई सा सेट है, किसका सेट है, d कोई सा सेट है, कहाँ पे, c में, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई सा सेट है, ठीक है। तो हमने इस तरीके का माना। अब यदि हम माने कि हमारा जो d इंटरसेक्शन b डैश z डेल्टा में यदि z बिलोंग करता है, तो हमने अपनी पिछली क्लास में, आई थिंक आप लोगों ने यदि पिछली क्लास को देखा है तो आप लोगों को मैंने टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ाया है और टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन में मैंने ये डिनोट किया था कि b डैश ए आर यदि लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिलीटेड नेबरहुड होता है। क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड होता है। क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या, जी हाँ बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और यदि आप लोगों को तो भी यदि नहीं याद आ रहा है तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, गूगल में ही सर्च मार के देख लेंगे कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा डिलीटेड नेबरहुड b डैश ए आर, यानी कि ये क्या है, ये है हमारा b डैश z डेल्टा, डिलीटेड नेबरहुड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जब यदि हम बात करते हैं कि क्या हम बात करें कि यदि हम आइसोलेटेड पॉइंट देखें या फिर हम लिमिट पॉइंट देख रहे होते हैं, तो लिमिट पॉइंट के लिए क्या होता है, S कोई सा सेट है, उसका इंटरसेक्शन हम यदि डिलीटेड नेबरहुड के साथ करवाएं और उसका रिजल्ट यदि नॉन एम्प्टी आता है, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम S को लिमिट पॉइंट कह देते हैं। बोलते हैं क्या, बिल्कुल बोलते हैं। और यहीं पे यदि हम डिलीटेड नेबरहुड का इंटरसेक्शन किसी सेट S से करवाएं और उनका रिजल्ट यदि एम्प्टी आता है, तब S को क्या बोला जाता है, तब S को आइसोलेटेड पॉइंट बोला जाता है। क्या ये बातें हमें पता है क्या, जी बिल्कुल हमें तो पता है, हमें पता है, ठीक है। तो हमने जो जितनी चीजें, देखो कोई भी टर्म यूज हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हमने लिमिट पॉइंट को समझा, हमने आइसोलेटेड पॉइंट को समझा, लेकिन क्या इसकी जरूरत थी क्या, तो उतनी यहाँ पे अनिवार्यता है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे एक नोटेशन यूज कर रहे हैं इसीलिए हमने थोड़ा बहुत समझ लिया।
अगेन समझो, यहाँ पे मैं बोल रही हूं कि अभी हमारा z कहाँ बिलोंग कर रहा है, z d में बिलोंग कर रहा है। अब यदि मैं इस z को d इंटरसेक्शन b डैश z डेल्टा में ले लेती हूं तो क्या होगा, जो मेरा फंक्शन d से c तक का था, d से c तक का था, तब अब मैं क्या करूंगी, यदि z बिलोंग्स टू d है तो fz आता है क्या जी, बिल्कुल आता है। fz को मैं अब बोलूं कि fz कहाँ पे बिलोंग करेगा, bl एप्सिलॉन, यानी कि अब बॉल, किसमें, किसी बॉल में ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं क्या बोलूंगी, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, समझना। इसको फिर से मिटा रही हूं, देखो यहाँ पे मैं क्या आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो आपकी लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम, ये सब चीजें तो ऊपर की सेम रहेंगी, यहाँ से थोड़ा सा बदलेगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, ठीक है। इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, जो ऊपर वाला लिखा है वो ऊपर जैसा ही है, बस नेक्स्ट लाइन होगा, इफ फॉर ईच epsilon greater than 0 there is a delta or there exists a delta greater than 0 such that wherever z belongs to d intersection b dash z delta then if z belongs to b l एप्सिलॉन, तो हम ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे, इफ z approaches to z0 then the limit of function will be L. It means limit z tends to z0 fz equals to L. It means here L is the limit of a function f, where f is defined from D to C, where D is any set of a complex plane. Are you getting my point? यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को चीजें समझ में बिल्कुल आएंगी। ऐसा नहीं है कि हमें चीजें समझ में ना आए, और यदि हमने ध्यान से समझा है तो ठीक है। अगेन अब आपको समझना है, नोट पॉइंट डाल करके लिखिएगा, नोट पॉइंट डाल करके लिखिएगा कि यदि कोई भी L नहीं है तो तब क्या होगा, इफ नो सच L एग्जिस्ट, यदि कोई L है ही नहीं, if no such L exists, then we say that fz does not have a limit, क्योंकि लिमिट तो तब बनी ना जब z0 की तरफ में अप्रोच किया, लेकिन यदि हमारा कोई L ही नहीं निकल रहा है उस समय, तब हम बोलेंगे if no such L exists, then we say that fz does not have a limit as z approaches to z0, as z approaches to z0. Are you getting my point? Is that clear to everyone? क्या आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? ठीक, एक एग्जाम्पल की मदद से भी हम लोग यहाँ पे यदि हम समझना चाहें तो बिल्कुल समझ सकते हैं। क्या समझना चाहें, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। पेन का कलर बदल लेती हूँ मैं। यदि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि fz 3z² है और यहाँ पे मैंने 3 लिया है, ये mod z जब 1 से छोटा होगा और यहाँ पे mod z जब 1 के बराबर होगा, तब ये वैल्यू हमारी इस तरीके की आएंगी, तब ठीक है। और f फंक्शन डिफाइन हो रहा है कहाँ से, b0 1 से लेकर के कहाँ तक, c तक, ठीक है। ये इस तरीके का फंक्शन डिफाइन है, और हमने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है जहाँ पे मैंने टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ाया है।
तो मैंने पढ़ाया है कि b क्या होता है, या फिर यदि बार लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यदि बार लगा हुआ रहता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोज्ड बोलते हैं। क्लोज्ड सेट बोलते हैं क्या, जी बिल्कुल क्लोज्ड सेट बोला जाता है। ठीक है, यदि बार लगा है तो क्लोज्ड बॉल बोला जाता है, या फिर क्लोज्ड बॉल ऑफ रेडियस 1 विथ सेंटर 0। ठीक है, वो क्लोज्ड होता है। तो F जो है हमारा डिफाइन है क्लोज्ड बॉल विथ सेंटर एट 0 एंड रेडियस 1 से लेकर के कॉम्प्लेक्स प्लेन तक। ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यदि z हमारा 1 की तरफ में अप्रोच करे, वहां पे z नॉट था यानी कि कोई नंबर, यानी कि कोई पॉइंट। यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या इफ z tends to 1 or we can say if z approaches to 1 then we have the value of fz equals to 3. Here we are getting a limit point na, it means a function f has a limit point when z, समझो यदि हम लिख दें पूरा, when z approaches to 1 then we have a limit 3, ठीक है, then we have a limit 3 of a function f, यानी कि f की लिमिट क्या है उस समय 3 है। ठीक, बातें क्लियर हैं क्या आप लोगों को? इसको मैंने टर्म्स में यानी कि एक स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया। अब यहीं पे यदि हम देखें कि लिमिट इफ z टेंड्स टू z नॉट fz डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि z टेंड्स टू z fz डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्यों, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी z नॉट with mod z not equals to 1 and z not equals to plus minus 1, not equals to plus minus 1। यदि z नॉट की वैल्यू हमारी 1 के बराबर नहीं होती है, 1 के बराबर यदि नहीं है तो हम बोलेंगे कि fz की कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट fz इसका मतलब ही होता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन f, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यदि z नॉट की वैल्यू 1 है या z नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है, ठीक है, तब उस समय क्या होगा, उस समय fz की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमें ये चीज, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लिया, लेकिन बस हम यहाँ पे बस इतना तक अपने एग्जाम में यदि बता दें कि यहाँ पे लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है, यहाँ पे 3 है। व्हेन z टेंड्स टू 1 देन fz इक्वल्स टू 3। ठीक है, देन fz इक्वल्स टू 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लोग को समझ में आ गया है? यदि आप लोग को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और इसकी आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन और वी कैन से लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन की हमने डेफिनेशन देखी, हमने चीज़ों को समझा कि क्या होता है लिमिट और किस तरीके से हम इसकी लिमिट को निकाल सकते हैं। कि हमने ये देखा कि यदि z नॉट की तरफ में अप्रोच कर रहा है तब हमें कोई लिमिट मिल रही है, और यदि कोई लिमिट नहीं मिलती है, कोई L एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन की कोई भी लिमिट नहीं है जब z नॉट की तरफ में अप्रोच करता है तब। ठीक, तो चलिए, आशा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई हो। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जहां हम लिमिट रूल्स को देखेंगे। ठीक, और कुछ नोट्स पॉइंट्स, ये सभी चीजों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे तो प्लीज डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, जिससे मैं आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक ले आप सभी को नमः शिवाय और आप सभी को धनतेरस एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।